My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the skill of explaining. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो एक शिक्षण कौशल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या व्याख्या या स्पष्टीकरण किसे कहते हैं, इसके गुड पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं और इसके घटक कौन कौन से हैं, वे कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए एक्सप्लेनेशन या व्याख्याकरण के दौरान या स्पष्टीकरण के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं, आपको कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आपको प्राप्त हो जाएं। इसलिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल। शिक्षण में अनेक प्रकार के सिद्धांत, प्रत्यय तथा नियमों आदि को समझाना पड़ता है और इन्हें भली भांति समझाने के लिए शिक्षक इनकी व्याख्या करता है। दोस्तों, कक्षा में जो हम शिक्षण करने जाते हैं, छात्रों को पढ़ाने जाते हैं, तो छात्रों को पढ़ाने के दौरान हमको ढेर सारे कंसेप्ट होते हैं, नियम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होती हैं या कई बातें होती हैं जिसको हमें छात्रों को समझाना पड़ता है और जिसको समझाने के लिए छात्रों को समझाने के लिए हमें उन कंसेप्ट को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों की हमें व्याख्या करनी पड़ती है, उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिससे कि छात्र उस नियम, उस सिद्धांत या उस प्रत्यय या उस सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो दोस्तों, इस तरह से व्याख्या से तात्पर्य विषय वस्तु पर आधारित उन कथनों से है जो आपस में पूरी तरह संबंधित क्रमबद्ध तथा सार्थक होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने छात्रों को समझाने के लिए सिद्धांतों, नियमों या प्रत्ययों को समझाने के लिए कुछ क्रमबद्ध, संबंधित और सार्थक कथन कहते हैं। कुछ बातों के द्वारा, कुछ कथनों के द्वारा हम नियमों को, सिद्धांतों को या उस सब्जेक्ट मैटर को, उस प्रकरण को समझाते हैं और जो हमारा कथन होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, आपस में इंटरलेटेड होते हैं और इसी तरह से आपस में जो इंटरलेटेड, संबंधित या क्रमबद्ध या सार्थक कथन होते हैं, इन्हीं कथनों को हम व्याख्या कहते हैं। अर्थात व्याख्या से अभिप्राय क्या है कि विषय वस्तु पर आधारित वे कथन या वे वाक्य या वे बातें जो आपस में पूरी तरह से संबंधित हो, क्रमबद्ध हो तथा सार्थक हो और जिसके द्वारा हम छात्रों को नए सिद्धांतों, नए नियमों, नई बातों या कोई नया कंसेप्ट या विषय वस्तु के बारे में उनको हम अच्छी तरह से समझा सकें। एक्सप्लेनेशन इज डिफाइंड as an activity to bring about an understanding about a concept, a principle or a phenomena। दोस्तों, इस परिभाषा से भी स्पष्ट है कि किसी कंसेप्ट को, किसी प्रिंसिपल को या किसी फिनोमिना को समझाना, अर्थात कोई संप्रत्यय हो गया, कोई नियम हो गया, सिद्धांत हो गया या किसी प्रक्रिया को छात्रों को समझाने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं या जिन बातों के द्वारा हम समझाते हैं, जिन कथनों का प्रयोग करके समझाते हैं या जिस क्रिया के द्वारा हम समझाते हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, व्याख्या करना या एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण करना कहते हैं। व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल शिक्षक व्यवहारों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, सिद्धांत, नियम, पद, परिभाषा, विधि, प्रविधि तथा संरचना आदि को भली भांति समझाने के लिए अंतः संबंधित एवं अंतः आश्रित कथनों का प्रयोग
किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल क्या है कि शिक्षक द्वारा किए गए उन सभी व्यवहारों का समूह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को कोई नई बातें, कोई नई विधि प्रविधि या कोई नई परिभाषा, कोई नया संप्रत्यय, कोई सिद्धांत या कोई नियम या कोई पद जब छात्रों को समझाने के लिए जिस क्रिया के द्वारा, जिन कथनों के द्वारा छात्रों को समझाता है वही व्याख्या है। लेकिन वे कथन या वे क्रियाएं जो होनी चाहिए वे आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, अंतर संबंधित होनी चाहिए, अंतर आश्रित होनी चाहिए और एक निश्चित क्रम में या सीक्वेंस में वे सारे कथन होने चाहिए। व्याख्या या स्पष्टीकरण कौशल का प्रमुख उद्देश्य स्पष्टीकरण की प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि करना तथा व्यवधान अथवा बाधा डालने वाले व्यवहारों को कम करना होता है। दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल छात्राध्यापकों को सिखाया जाता है, इसका यह उद्देश्य होता है कि छात्राध्यापक कक्षा के दौरान जो टीचिंग पॉइंट्स हैं, जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, जो नियम है, सिद्धांत है, जो पद जिसको पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह से प्रभावशाली तरीके से छात्रों को समझा सके। अर्थात प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि, उन व्यवहारों में वृद्धि जिससे कि छात्र किसी नए कंसेप्ट को समझ सकें, आसानी से समझ सकें और उसी के साथ साथ उन सभी व्यवहारों को रोकना है, उन सभी व्यवहारों को कमी करना जिनके द्वारा छात्रों के समझ में या छात्रों के पढ़ाई में व्यवधान आ रहा हो, बाधा आ रहा हो। अर्थात जो व्याख्या कौशल है इसका उद्देश्य होता है कि प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि करना। कौन से प्रभावशाली व्यवहार? जिससे छात्र अच्छी तरह से सीख सकें, जिससे छात्र अच्छी तरह से समझ सकें, उन सभी व्यवहारों में वृद्धि, अर्थात प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि करना। और इसी के साथ साथ वे व्यवहार जो छात्रों को समझने में, पढ़ने में बाधा बन रहे हैं उन व्यवहारों में कमी करना या उन व्यवहारों को रोकना ही व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा स्पष्टीकरण वह है जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, सुगमता से ग्रहण कर सकें और सहज ही उसे बता सकें। देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा व्याख्या, हमारा स्पष्टीकरण तभी सक्सेस होगा जब छात्र जो है उन बातों को, उस सिद्धांत या नियम या उन पदों को अच्छी तरह से समझ सकें। अर्थात जो हमने स्पष्टीकरण किया, यदि उन बातों को छात्र सरलता से समझ ले रहे हैं, उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर लिए, उसको समझ लिए, अच्छी तरह से ग्रहण कर लिए और पूछने पर छात्र उसको सहज रूप से बता पा रहे हैं, अर्थात छात्र भी एक्सप्लेन करने में, छात्र भी व्याख्या करने में सक्षम हो जा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो स्पष्टीकरण रहा या हमारा जो व्याख्या रहा वो एक अच्छा स्पष्टीकरण रहा, अर्थात हम अपने स्पष्टीकरण में सफल रहे। तो अच्छा स्पष्टीकरण दोस्तों वही होगा जिससे छात्र सरलता से उस कंसेप्ट को, उस संप्रत्यय को समझ सकें, उसको सुगमता से ग्रहण कर सकें और पूछे जाने पर सहजता से ही उसे बता सकें या उसकी व्याख्या कर सकें। नाउ फ्रेंड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल के घटक या अवयव कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज उपयुक्त प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। दोस्तों जब हम किसी कंसेप्ट को, किसी टीचिंग पॉइंट से, किसी प्रकरण को जब हम स्पष्ट करने या उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे, व्याख्या करने जाएंगे, तो हमेशा दोस्तों जो हमारे प्रारंभिक कथन होने चाहिए वे कथन छात्र जिसके बारे में जानते हैं वहाँ से प्रारंभ करके जो नया कंसेप्ट होता है वहाँ तक हमें जाना चाहिए। अर्थात उनके ज्ञात से अज्ञात को जोड़ते हुए हमें प्रारंभिक कथन करना चाहिए और जो हमारा प्रारंभिक कथन है वो एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस टीचिंग पॉइंट्स के बारे में या किस कंसेप्ट के बारे में, किस प्रिंसिपल्स के बारे में व्याख्या दी जा रही है। वो छात्रों को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि अमुक प्रिंसिपल के लिए या अमुक सिद्धांत या नियम के लिए जो है स्पष्टीकरण या व्याख्या किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना चाहिए।
और दोस्तों जब हम व्याख्या करते हैं या स्पष्टीकरण करते हैं तो व्याख्या स्पष्टीकरण के दौरान लास्ट में हम निष्कर्ष बताते हैं, अर्थात जो भी क्रिया प्रक्रिया होता है या जो प्रिंसिपल्स होता है या जो भी पद होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट को हम लास्ट में एक्सप्लेनेशन के दौरान निष्कर्ष रूप में उसका निष्कर्ष या समरी बताते हैं। और जब निष्कर्ष बताने लगे तो जो हमारा कथन होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि छात्र निष्कर्ष को अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट इज व्याख्या हेतु भाषा में प्रवाह होना चाहिए। दोस्तों जो लैंग्वेज, जो भाषा हम यूज कर रहे हो एक्सप्लेनेशन के लिए, वो दोस्तों वही भाषा होनी चाहिए जिसमें कि छात्र जो है अच्छी तरह से समझ सकें। उसी के साथ साथ जो हमारी फ्लुएंसी होनी चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा से अभिप्राय क्या है कि वह न तो बहुत तेज होना चाहिए और न ही बहुत स्लो होना चाहिए। जो अर्थात जो हमारा स्पीड है बोलने का वो मध्यम दर्जे का होना चाहिए। वो ना तो बहुत अधिक हमें धीरे धीरे से बोलना है, ना ही बहुत अधिक फास्ट या स्पीड में बोलना है, बहुत अधिक गति से बोलना है। इसी के साथ साथ जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी मध्यम दर्जे का होना चाहिए। ना ही हमें बहुत स्लो धीरे धीरे बोलना है और ना ही बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना है। हमको इतनी आवाज़ में बोलना है जिससे कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में जो छात्र बैठे हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए। और उससे अधिक तेज यदि हम बोलते हैं तो कक्षा का पर्यावरण प्रदूषित होता है और छात्र जो है उससे फिर उनको समझने में या उनको पढ़ने में समस्या होने लगती है। अर्थात कक्षा का जो पर्यावरण होता है उसमें प्रदूषण होने लगता है और छात्र जो है एनवाइंग होने लगते हैं। छात्रों को जो है उनका कंसंट्रेशन भंग होने लगता है। नेक्स्ट, कथनों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। दोस्तों जो हमारा भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो हम कथन ले रहे हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स होने चाहिए, उसमें जो है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात जो हमारे कथन हो, स्टेटमेंट्स हो वो जो है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए हो, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यदि हम अपने कथनों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो छात्र जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर उनको जो उस कंसेप्ट के बारे में या उस प्रिंसिपल के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता नहीं हो पाती। इसलिए जो कथन हो, जो स्टेटमेंट हो, उसमें उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग हमको करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कथनों में तारतम्यता तथा निरंतरता होनी चाहिए। दोस्तों जो हमारे कथन हो, जो स्टेटमेंट्स हों, एक तो स्टेटमेंट्स में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, जो भी कथन हो सभी कथन आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अर्थात कथनों में तारतम्यता होना चाहिए, सभी कथन आपस में अंतर संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि सभी कथन क्या हो, आपस में जुड़े हों, संबंधित हों, अर्थात कथनों में तारतम्यता या निरंतरता होनी चाहिए। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट्स हो व्याख्या का, उसमें असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। मतलब ऐसे शब्द या ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपस में एक दूसरे से असंबद्ध है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमेशा हमें व्याख्या के दौरान संबंधित कथनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सभी कथन आपस में जुड़े हों, सभी में तारतम्यता हो और असंबद्ध कथनों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज विचारों को या कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों हमेशा हमें जो है एक्सप्लेनेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स हैं या कथन है वो अंतर संबंधित होनी चाहिए और एक कथन दूसरे कथन को जोड़ने वाला होना चाहिए या एक विचार दूसरे विचार को जोड़ने वाला होना चाहिए। ऐसे ही विचारों या ऐसे ही कथनों का हमें प्रयोग करना चाहिए जो आपस में परस्पर रूप में जुड़े हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कथनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे विचारों का प्रयोग करना चाहिए जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो। और जब इंटर रिलेटेड होंगे तभी उनमें निरंतरता होगी, तभी उनमें तारतम्यता होगी। और दोस्तों छात्रों के बोध या समझ के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब हम व्याख्या कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि कक्षा में सिर्फ अध्यापक ही बोल रहा हो और
छात्र जो है उसमें पार्टिसिपेट न कर रहे हैं। यदि सिर्फ अध्यापक ही बोलता रहेगा तो कक्षा जो है मोनोटोनस हो जाता है, कक्षा नीरस हो जाता है और बच्चे फिर अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए हमको एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण के दौरान छात्रों के बोध या समझ को जानने के लिए छात्रों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस कंसेप्ट को छात्र समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जो हम प्रिंसिपल जो कंसेप्ट या जिस नियम के बारे में, जिस पद के बारे में हम छात्रों को बता रहे हैं, तो बीच बीच में हमको प्रश्न भी पूछ करके ये पता करना चाहिए कि छात्रों में उस कंसेप्ट का बोध हुआ कि नहीं हुआ, उस कंसेप्ट के बारे में छात्र समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इससे दोस्तों दो फायदा होगा। एक तो हमें यह जानकारी हो जाएगी कि उस कंसेप्ट के बारे में छात्रों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, बोध हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, कक्षा में जो छात्र हैं वो एक्टिव बने रहेंगे, कक्षा में नीरसता नहीं आएगी, कक्षा में सभी छात्र सक्रिय रहेंगे और ध्यान दे करके कक्षा में पढ़ाई करेंगे। अर्थात सभी छात्र जो है सक्रिय होंगे, उनमें रुचि होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग पढ़ा, अर्थात व्याख्या या स्पष्टीकरण कौशल के घटकों के बारे में पढ़ा, उसके अवयव के बारे में पढ़ा, और क्या होता है एक्सप्लेनिंग या व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन।